तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी की इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। कई बार सोचता हूँ कि कई क्राइम और जुर्म ऐसे होते हैं जो जहाँ से शुरू होता है, जिसके दिमाग की उपज होती है, फिर जिस तरीके से उस जुर्म को करने के लिए वो प्लानिंग करता है या करती है, तो ये वो लोग होते हैं जिनका कोई पिछला रिकॉर्ड नहीं होता। बड़े शरीफ लोग, सीधे साधे, हमारे आप जैसे, जो हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, हम उनसे मिलते हैं, देखते हैं, बातें करते हैं, पर पता नहीं चलता उनके जहन में क्या चल रहा है। कई बार मैं खुद बहुत पहले, क्राइम रिपोर्टिंग से पहले की बात बता रहा हूँ, जब मैं सोचता था या सुनता था लोगों से ये कातिल है, ये डाकू है, चोर है, तो उस वक्त आतंकवादी शब्द बड़े कम सुनाई पड़ते थे। तो दिल और जहन में एक ही ख्याल आता था कि वो कैसे होंगे, क्योंकि सिर्फ पढ़ता था या किसी से किस्सों में सुनता था या कुछ सुनाता था। तो एक तस्वीर खींचती थी जहन में कि अच्छा, कातिल वैसा दिखता होगा, डाकू वैसा होगा, चोर वैसा लगता होगा, मतलब सारे खूंखार चेहरे। मुझे लगता है आप सबके भी जहन में ऐसी कुछ तस्वीरें बनती होंगी जब भी किसी हम बुरे लोगों की बात करते हैं तो। लेकिन जब फिर जर्नलिज्म में आया, क्राइम रिपोर्टिंग को चुना, फिर ऐसे तमाम लोगों से मिलने का मौका मिला, देखा, जिन्होंने 1 कत्ल किए, किसी ने 50 किए, किसी ने धमाके किए, किसी ने रेप किया, कोई सीरियल किलर। उन सारे चेहरे को देखने के बाद, वो सारे चेहरे जो जहन के आगे पीछे घूमते हैं, जितने याद है मुझे, एक चीज़ का ख्याल आया कि बचपन की मेरी वो सारी सोच गलत थी। जो एक तस्वीर बनाई थी ऐसे लोगों के बारे में, वो गलत थी। ये तो बिल्कुल हमारे आप जैसे हैं, वैसे ही इंसान है, वैसे ही कदकाठी है, वैसे ही वज़न है, कोई दुबला है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, चलता भी वैसे ही है, बातें भी वैसे ही करता है, कुछ तो अच्छी खासी फर्राटेदार अंग्रेज़ी बोलता है, कुछ बड़े महज़्ज़ब तरीके से बात करता है, कुछ बचपन से शायद सोहबत गलत होगी तो लफंगो टाइप से बात करता है। लेकिन कुल मिलाकर वो भरम टूटा और लगा कि ये हमारे ही जैसे। इसके बाद एक और सोच ने जन्म लिया, और वो ये कि हमारे जैसे हैं, तो फिर एक ख़तरे का भी एहसास हुआ कि अगर हमारे इर्द गिर्द, हमारे आस पड़ोस में, हमारे शहर में, कस्बे में, मोहल्ले में ऐसे ही लोग रहते हैं जो कातिल भी हैं, बलात्कारी भी हैं, डाकू भी हैं, चोर भी हैं, और हम उन्हें अपने जैसा मान रहे हैं, तो फिर हम कितना सेफ और महफूज हैं। क्योंकि क्या पता कल एक अच्छे शख्स के भेष में कोई बुरा शख्स हमारे सामने हो। तो ये चीज़ें थोड़ी डराती भी हैं, चौंकाती भी हैं। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए कह रहा हूँ, एक कहानी जो आज आपको सुनाने जा रहा है उसके ऊपर बहुत रिसर्च कर रहा था, कुछ लोगों से बात भी की, तो कुल मिलाकर एक सवाल हर एक से पूछा और उन सभी ने लगभग एक जवाब दिया कि यार वो तो बिल्कुल कोई सोच भी नहीं सकता था वो ऐसा कर सकते हैं, और हर जुर्म में ऐसे ही लगता है जो पेशेवर क्रिमिनल ना हो, कि हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था इतना सीधा तकने वाला या इतना सीधा देखने वाली किसी का खून थोड़ी कर सकते हैं। लेकिन हुआ और होता है। और उससे भी बड़ा एक और सवाल बेचैन करता, और वो ये कि बहुत सारे कत्ल इश्क मोहब्बत में होते हैं। अब जहाँ जड़ में ही इश्क मोहब्बत प्यार है, तो वहाँ नफरत और खून खराबा कैसे आ सकता है, ये बात सोच के परे है। एक आदमी इश्क करता है, मोहब्बत करता है, शादी करना चाहता है, ठीक है, सारी चीज़ें शराफत के दायरे में, लेकिन अब उसके लिए साजिशें बुनना, अपने इश्क को ज़िंदा रखने के लिए दूसरों की जान लेना, किसी और को मुर्दा बनाना, तो फिर ये इश्क मोहब्बत कहाँ है, ये प्यार? ये तो कुछ और चीज़ें हो गई। आज की कहानी एक ऐसे ही लड़की की है और एक ऐसे ही लड़के की है। बिल्कुल जैसा हमने शुरू में कहा, दोनों अच्छे घर से, ठीक ठाक शरीफ परिवार से, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं, पढ़ाई लिखाई की, पड़ोस में रहते थे। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते थे, बड़े हुए, दोस्ती प्यार में बदल गई, दोनों में प्यार हो गया। अब प्यार की मंजिल शादी थी, दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन दोनों के घरों के बीच में कई सारी ऐसी चीज़ें थी, ऐसा फासला था कि लड़की के घर वाले तैयार नहीं थे। प्यार छुपा नहीं, लड़की के घर वालों को पता चल गया। इसके बाद लड़की पे दबाव आने लगा कि तुम उससे नहीं मिलोगी। लड़की ने फिर हिम्मत दिखाई, उसने अपने पिता से कहा कि नहीं, शादी करूंगी तो उसी से करूंगी। फिर भी घर वालों ने उसे समझाया, डराया, धमकाया, और लगा कि कुछ दिनों में प्यार का भूत और बुखार उतर जाएगा। लेकिन ऐसा था नहीं। यहाँ 2 प्यार करने वाले प्यार के साथ जिंदगी बिताने की जो सोच रहे हैं, अब उनके जहन में जुर्म घूमने लगा।
खुद को जिंदा रखने के लिए, खुद की शादी को रचाने के लिए अब इन्हें किसी मुर्दे की तलाश होगी। और उसी मुर्दे के ऊपर इन दोनों को ये लगा कि एक मुर्दे से इनकी जिंदगी संवर जाएगी और बन जाएगी। कहानी गोरखपुर की है। गोरखपुर में 24 साल की एक लड़की शिखा, अच्छे परिवार से पढ़ाई लिखाई कर ली, 24 साल हुई। बचपन में उसके पड़ोस में एक लड़का रहता था, दीपू। धीरे धीरे दोस्ती हुई, फिर प्यार हुआ। दीपू की उम्र 26 साल, शिखा की उम्र 24 साल। अब दोनों शादी करना चाहते थे। शिखा के घर वाले तो राजी नहीं थे। 2011 यानी कि 11 साल पुरानी कहानी है ये। जून का महीना था, गर्मी काफ़ी तेज़ थी। आमतौर पर शहरों को अगर छोड़ दें, मजबूरियां ना हो नौकरी की, तो गांव कस्बों में जून के महीने में लू भी चलती है, तो लोग दोपहर 12-1 के बाद अपने अपने घरों में दुबक जाते हैं। शहर में लगभग या गांव में सन्नाटा हो जाता है और फिर लोग शाम 5-6 बजे निकलते हैं। तो गोरखपुर की शिखा के साथ भी ऐसे ही था। उस जून के महीने में, उस दिन तारीख थी 10 जून, बेहद गर्मी थी। वो घर पे थी, लेकिन फिर शाम 4 बजे अचानक वो चुपचाप घर से निकल जाती है। घर से निकलने के बाद कुछ देर में लौटना था, वो लौटती नहीं है, शाम हो जाती है। घर वाले अब उसे ढूंढते हैं, परेशान होते हैं, चारों तरफ देखते हैं, कहीं नहीं मिलती। इसके बाद उन्हें पता था कि शिखा दीपू नाम के लड़के से प्यार करती है और उसी मोहल्ले में रहता है। जब कहीं नहीं मिली तो उन्हें शक हुआ कि कहीं शिखा दीपू से मिलने तो नहीं गई, हालांकि उसे डांटा था। फिर भी घर वाले दीपू के घर पहुंचते हैं। दीपू के माँ बाप बताते हैं कि वो शाम से गायब है, मतलब घर से बाहर गया हुआ है। अब दीपू भी गायब, शिखा भी गायब। घर वालों को शक हो गया शिखा के कि दीपू कहीं ना कहीं भगा कर ले गया हो। फिर भी उन्होंने रात तक इंतजार किया। देर रात तक जब दोनों नहीं लौटे, ऐसा पहली बार हुआ, तो शिखा के घर वालों ने जाकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखा थी। उन्होंने कहा मेरी बच्ची 4 बजे निकली थी, रात 12-1 बज गया, लौटी नहीं है। पुलिस ने पूछा किसी पे शक है? उन्होंने बताया कि हाँ, पड़ोस में एक लड़का रहता है दीपू, मेरी बेटी उससे शादी करने की जिद कर रही थी, हमने मना किया और दीपू भी गायब है। पुलिस के लिए भी आसान था केस कि लड़की गायब है, लड़का भी गायब है, दोनों एक दूसरे के साथ भाग गए। तसल्ली और दिलासा देकर वो शिखा के घर वालों को वापस भेज देते। उन्हें लगा कि दोनों बड़े हैं, बालिग हैं, मिल जाएंगे। 24 घंटा बीतता है। 10 जून की तारीख अब 11 जून में तब्दील हो चुकी थी। 11 जून की शाम इसी गोरखपुर शहर के बाहर एक जंगल सा इलाका, वहाँ कुछ लोग जंगल से गुजर रहे थे, कुछ अपने जानवर चराने गए थे। उनकी नज़र उसी जंगल में एक लाश पर पड़ती है। करीब जाकर देखते हैं, लाश के कपड़े से उन्हें एहसास हो जाता है कि लाश किसी लड़की की है। वो बदआवाज़ भागते हैं। उसके बाद धीरे धीरे खबर कई कानों से होते हुए पुलिस तक पहुंचती है। पुलिस जंगल की तरफ कूच करती है, वहां जाकर देखती है कि एक लाश पड़ी है। 24 घंटे पहले एक लड़की गायब हुई थी लड़के के साथ। 24 घंटे बाद उसी इलाके में एक लाश मिली। घर वालों ने जो शिखा की तस्वीर दी थी पुलिस को, वो उसको देखते हैं, उसके कद काठी, उन्होंने कपड़े का हुलिया भी पूछा। पुलिस को शक हो जाता है कि ये लाश शिखा की है। पुलिस शिखा के घर वालों को खबर देते हैं, बुलाते हैं। शिखा के घर वाले पहुंचते हैं। जैसे ही लाश को देखते हैं, चीख पड़ते हैं और वो कहते हैं कि ये लाश शिखा की है। हालांकि शिखा का चेहरा जो है वो खून से लथपथ था। चेहरा आधा पहचान में आ रहा था, आधा नहीं आ रहा था। लेकिन घर वाले यकीन इसलिए थे कि ये शिखा की लाश है, क्योंकि शिखा जो कपड़े घर से पहनकर निकली थी 10 जून की शाम को, उस लाश के बदन पर भी वही कपड़े थे। उसने पैर में अपने बाएं पैर में एक काला धागा बांधा हुआ था, नज़र से बचाने के लिए। बहुत सारी लड़कियां पहनती हैं। वो धागा भी वहीं था पैरों में, उसी बाएं पैर में। तो लाश के कपड़े और उन धागों के जरिए शिखा के घर वालों ने शिनाख्त कर ली कि यह लाश शिखा की है। इसके बाद पुलिस ने लाश का पोस्टमार्टम कराया, कत्ल का मामला दर्ज किया, लाश को घर वालों को सौंप दिया। 12 जून को यानी अगले दिन रोता बिलखता परिवार शिखा का अंतिम संस्कार कर देता है। अब पुलिस के सामने चुनौती ये थी कि अब तक मामला था एक लड़की को भगा कर ले जाने का, और अब उसी लड़की का कत्ल हो गया और लड़का अब गायब, यानी दीपू है नहीं। पहला शक दीपू पर। अब पुलिस ने दीपू को खंगालना शुरू कर दिया कि कहाँ मिलेगा, ढूंढना शुरू कर दिया।
दीपू के घर वालों से पूछताछ हुई, बाकी लोगों से पूछताछ हुई। इधर शिखा की मौत जब गांव के लोगों तक पहुंची तो गांव के लोगों का गुस्सा पुलिस पे फूटा कि 24 घंटे पहले पुलिस को कंप्लेन की, पुलिस ने अगर ईमानदारी से काम किया होता तो शायद जिंदा बरामद हो जाती शिखा, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। पुलिस भी प्रेशर में आ गई। आला पुलिस अफसरों को खबर मिली गांव में तनाव है। पुलिस ने फिर कहा कि अब दीपू को ढूंढो ताकि गांव वालों का गुस्सा शांत हो। गुस्सा इतना था कि लोग दीपू को सीधी सजाए मौत देने की मांग कर रहे थे। अब पुलिस ने अपने सारे घोड़े खोल दिए। दीपू के एक एक का तमाम दोस्तों को उठाना शुरू किया। करीब 50 दोस्तों के जिससे जान पहचान थी, जरा सी भी करीबी थी, उन लोगों से उठाकर पूछताछ किया। बट पूछताछ के दौरान ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली जिससे पुलिस को कुछ फायदा होता। लेकिन एक दोस्त से पुलिस को पता चला कि दीपू शायद सोनभद्र इलाके में मिल सकता है, क्योंकि कुछ वक्त पहले वो सोनभद्र में रहा था और सोनभद्र में हो सकता है। अब और तो कोई सबूत और सुराग था नहीं। इसी क्लू के सहारे पुलिस की एक टीम को गोरखपुर से सोनभद्र भेजा गया। उस पते पर, जो पता उसके दोस्त ने बताया था, उस पते पर पुलिस की एक टीम पहुंचती है सादी वर्दी में, ताकि दीपू देख के भागे नहीं या फिर कुछ ऐसा वैसा ना कर ले। पुलिस जाकर दरवाजे की घंटी बजाती है, उसी दीपू के घर में जहां उसके मिलने की उम्मीद थी, जो उसके दोस्त ने पता दिया था। घंटी बजते ही दरवाजा खुलता है। दरवाजा खुलता है, सादी वर्दी में जो पुलिस दीपू की तलाश में वहां आई थी, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सामने दीपू की जगह एक लड़की थी, और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि शिखा थी। वो शिखा जिसकी लाश खुद पुलिस ने जंगल से उठाई, जिसकी पोस्टमार्टम कराई, और वो लाश जिसका अंतिम संस्कार उसके घर वालों ने किया, और उसमें पुलिस टीम भी मौजूद थी, और उनमें से एक पुलिस वाला भी जो इस वक्त उस दरवाजे पर खड़ा था, जिस दरवाजे की दूसरी तरफ शिखा जिंदा खड़ी थी। हैरान परेशान पुलिस को कुछ समझ में नहीं आया। वो कुछ और पूछताछ करती। इससे पहले कमरे के अंदर से एक दूसरा चेहरा नजर आया। ये दूसरा चेहरा दीपू का था। पुलिस ने फौरन दोनों को दबोचा, अपने साथ गाड़ी में बिठाया, रास्ते भर पूछताछ की, उसके बाद गोरखपुर लेकर आई। अब जब गोरखपुर लेकर आई और थाने के जरिए शिखा के घर तक खबर गई, तो शिखा के घर वाले को समझ में नहीं आ रहा है वो खुशी मनाएं या मातम मनाएं, क्योंकि जिस बेटी को अभी कुछ दिन पहले उन लोगों ने ही चिता पर लिटाया, अंतिम संस्कार किया, वो बेटी पुलिस स्टेशन में बैठी और वो भी जिंदा और सही सलामत। अब हर एक कोई जानना चाहता था कि ये कहानी क्या है, एक मुर्दा जिंदा कैसे हो गई, और अगर ये जिंदा हो गई तो फिर वो मुर्दा कौन थी जो जिसकी लाश पर शिखा के कपड़े थे। पुलिस पूछताछ करती है। इसके बाद दोनों कहानी सुनाते हैं, कहानी जो हकीकत थी उनकी जिंदगी की। दोनों प्यार करते थे, घर वालों को पता चल गया। घर वाले शिखा की शादी दीपू से करना नहीं चाहते थे, लेकिन दोनों किसी भी कीमत पर शादी करके इकट्ठा रहना चाहते थे। प्यार का बुखार था। जब कोई रास्ता नहीं सूझा, उन्होंने कहा अगर हम भाग गए तो घर वाले जो है पुलिस में कंप्लेंट करेंगे या फिर बात और बढ़ेगी, हो सकता मार ही दें, तो कहीं ना कहीं ढूंढ लेंगे, छुपना मुश्किल है। फिर इन लोगों ने सोचा कुछ ऐसा तरीका निकालो जिससे काम भी हो जाए और घर वाले भी ना ढूंढें और हम दोनों शादी भी करके अपनी खुशहाल जिंदगी गुजारें। दोनों सोचते रहे। दीपू का एक दोस्त था जिसका ट्रक चला करता था, अलग अलग शहरों में चक्कर काटता था। दीपू ने अपने दोस्त के साथ अपनी ये सारी चीजें शेयर की। उसने उसे बताया एक रास्ता, और दीपू और शिखा उसी रास्ते पर चल पड़े। उसने कहा कि सोनभद्र में एक महिला रहती है, एक लड़की ही, जिसकी उम्र करीब 25-26 साल है। उसकी एक बेटी है छोटी सी, गरीब है वो, और कई बार उस दीपू के दोस्त ट्रक ड्राइवर ने उसकी मदद की, उसके छोटे मोटे काम दिए थे। बट उसने कहा इस लड़की में एक खास चीज है। उसने कहा कि जब मैंने पहली बार उसे देखा तो मुझे लगा कि मैं शिखा को देख रहा हूं। वैसे ही कदकाठी, वैसे ही पतली दुबली, वैसे ही हाइट, वैसे ही चेहरा, वैसे ही रंग, वैसे ही बाल। थोड़े बहुत फर्क को हटा दे तो वो शिखा ही जैसी दिखती है, लेकिन उसका नाम शिखा नहीं बल्कि पूजा है। तो दीपू ने पूछा कि इस पूजा से हमें क्या लेना देना। तो उसने कहा तुम्हारा काम हो जाएगा। बोला तुम शिखा को मार दो, कोई तुम्हारे पीछे नहीं आएगा,
कुछ वक्त के बाद भूल जाएंगे, तुम अपनी शादीशुदा ज़िंदगी कहीं और गुजारो। दीपू को लगा कि ये क्या बकवास है, जिससे वो शादी करना चाहता है उसे कैसे मार सकता है। तब उसने कहा तुम्हें शिखा को नहीं मारना है, शिखा के नाम को मारना है, और मरना किसी और को होगा। अब एक को जिंदा रहने के लिए किसी और को मुर्दा बनाना था, एक ऐसी लड़की को जिसकी दुश्मनी न दीपू से थी, न शिखा से थी, न उसके दोस्त उस ट्रक ओनर से थी, लेकिन अपनी ख्वाहिश, अपने मतलब के लिए, अपने मकसद के लिए एक बेकसूर जिसके साथ कोई रिश्ता नहीं, कोई जान पहचान नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, उसे मौत के घाट उतारने के लिए दीपू तैयार हो गया। उसने शिखा को यह आइडिया बताया। शिखा भी प्यार करती थी, शादी करना चाहती थी और इस चक्कर में अंधी हो गई। उसे भी लगा ये रास्ता अच्छा है और वो भी इस जुर्म में बराबर की शरीक हो गई। इसके बाद तय हुआ कि पूजा को वहाँ से निकाला जाए और गोरखपुर में शिखा के घर से कुछ दूर तक लाया जाए, क्योंकि उनका मकसद था कि कत्ल के बाद उसकी लाश की खबर घर तक जरूर पहुंचे। प्लानिंग के तहत 10 जून 2011 को दीपू अपने साथ उस ट्रक ड्राइवर दोस्त को लेकर पूजा के घर पहुंचा। उसने उसे कहा एक छोटा सा काम है, पूजा गरीब ज़रूरतमंद बच्ची को अकेली पाल रही है, पति था नहीं। 3000 रुपये दिए इस काम के लिए, ये 3000 रुपये हैं। बहुत खुश हो गई, चलो पैसे हैं, बच्ची की परवरिश अच्छे से होगी। उसने अपनी बच्ची को अपने एक रिश्तेदार के घर छोड़ा कि जब तक मैं लौट कर ना आऊँ मेरी बेटी का ख्याल रखना। उसे मालूम नहीं था, वो आखिरी बार निकल रही थी। बच्ची को सौंपने के बाद वो ट्रक में बैठ जाती। उस ट्रक में ट्रक ड्राइवर जो मालिक था, उसके अलावा उसका एक ड्राइवर और एक खलासी भी बैठा हुआ था, हेल्पर। ट्रक में बैठकर दीपू भी साथ, वहाँ से ये लोग गोरखपुर पहुँचते हैं। गोरखपुर के बाहर एक जंगल के रास्ते पे आड़ी तिरछी सड़कें थी, वहाँ ट्रक का रुख मोड़ देते हैं। अंधेरे में ले जाकर बल्कि सन्नाटे में ट्रक को रोकते हैं। इस दौरान में खलासी और दीपू मिलकर पूजा का गला घोंट देते हैं। पूजा मर जाती है। मरने के बाद वो उसकी लाश को ट्रक से नीचे उतारते हैं, जंगल में ले जाते हैं, पत्थर उठाते हैं, उसके चेहरे पे पत्थर से वार करते हैं ताकि चेहरा थोड़ा बुरा हो जाए, पहचान में ना आए। ये सब कुछ हो गया। इसके बाद उधर घर पे शिखा भी मौजूद है, उसे खबर की जाती है। शिखा 4 बजे के आसपास उसी 10 जून को घर से निकलती है। घर से निकलने के बाद वो अपने कपड़े भी एक पॉलीथीन में कुछ रखती है। उसके बाद उसी जगह पे पहुंचती है जहां लाश थी। वहां आने के बाद खुद अपने हाथों से शिखा पूजा के जिस्म से, यानी उसके लाश से, उसके कपड़े उतारती है और अपने सारे कपड़े उसे पहना देती है। यहाँ तक कि पैर का धागा भी पहना देती है ताकि यकीन हो जाए कि ये वही है। ये सब करने के बाद वो उसके कपड़े लेती है और फिर वहाँ से निकल जाती है और लाश को ऐसी जगह पे रखते हैं ताकि कोई ना कोई देखे और इसकी खबर पुलिस तक जाए और पुलिस से होते हुए शिखा के घर तक जाए। और इसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और सीधे सोनभद्र पहुँचते हैं, क्योंकि अब शिखा को अपने घर लौटना नहीं था, दीपू को लौटना नहीं था। अब इन्हें पूजा को शिखा बनाकर उनके घर वालों को यकीन दिलाना था कि शिखा मर चुकी है और इन्हें अपनी नई ज़िंदगी शुरू करनी थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आखिरकार ये भेद खुल गया। तो उन्होंने जब ये कहानी सुनाई तो उन्होंने कहा कि तुम्हें कत्ल करने की ज़रूरत क्या थी, और तुम बाद में राज़ी भी कर सकते थे, शादी कर लेते बिना खून खराबे के। तो उन्होंने एक और खुलासा किया। उन्होंने कहा 2011 के अप्रैल के महीने में ही उन दोनों ने एक मंदिर में गुप्त विवाह किया था। दोनों शादी कर चुके थे, लेकिन शादी के बाद दोनों अलग अलग रह रहे थे और दुनिया को नहीं बताई कि हम दोनों शादी कर चुके हैं। अब जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, शिखा डर भी रही थी कि अब तक तो प्यार के नाम पे घर वाले गुस्से में थे। शादी की बात पता चल गई तो पता नहीं क्या होगा, उसे भी मार देंगे, दीपू को भी मार देंगे, पता नहीं क्या होगा। तो वक्त कम है, इसलिए जल्द से जल्द इस चीज़ को छुपा कर यहाँ से कहीं निकल जाओ और गुमनाम ज़िंदगी बीते ताकि कोई ढूंढे नहीं। और उसे ये लगा था कि एक बार शिखा मर गई, शिखा की लाश मिल गई, अंतिम संस्कार हो गया तो उसके घर वाले उसे भूल जाएंगे और उसके साथ दीपू को भी भूल जाएंगे। लेकिन ये बेवकूफ़ी का फैसला था। हर गुनहगार यही सोचता है कि वो फुल प्रूफ प्लानिंग कर रहा है, और ऐसा होता नहीं है। तो जहां प्यार के नाम पर दोनों घर आबाद करना चाहते थे एक बेगुनाह को मारकर, जिसकी एक मासूम बच्ची जो अनाथ हो गई, पिता पहले नहीं था,
माँ बिना किसी दुश्मनी के, बिना किसी वजह के मारी गई, क्योंकि एक मुर्दा ही किसी और जिंदा को अपना नाम दे सकता था। तो वो अलग कहानी थी, अफसोसनाक। खैर, पुलिस ने इन दोनों के खिलाफ केस बनाया, चार्जशीट दाखिल की, अदालत में मुकदमा चला। मुकदमा चलने के बाद इन दोनों को सज़ा हुई, लेकिन फिर इन्होंने हाई कोर्ट में उसको अपील किया। उम्र कैद की सज़ा थी। उसके बाद इन्हें ज़मानत मिल गई। साल लगे गई, लेकिन ज़मानत मिल गई। ज़मानत मिलने के बाद कहानी में एक और मोड़ आया। जब ज़मानत मिली, दोनों बाहर आए। इधर घर वालों ने शिखा के कह दिया था कि मेरी बेटी ज़िंदा है, मैं खुश हूँ, कि मातम मनाओ, समझ में नहीं आता है। बट उन्होंने ये फैसला लिया कि अगर वो अब ज़िंदा भी है तो हमारे लिए ज़िंदा नहीं है, और अब हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं है। घर वालों ने मुंह फेर लिया शिखा से। दीपू अलग था। अब यही दोनों एक दूसरे के कायदे से सहारा थे, क्योंकि इसी शादी और प्यार के लिए उन्होंने एक बेकसूर का खून किया था। लेकिन कहानी में मोड़ ये था कि जब ज़मानत पर दोनों बाहर आए और जितने साल जेल में रहे, जेल की पथरीली दीवारों और फर्श ने इन्हें एहसास करा दिया कि इश्क, मोहब्बत, जुर्म, असलियत और असली ज़िंदगी में क्या फ़र्क है। जेल ने दोनों को तोड़ कर रख दिया। जब ज़मानत पर बाहर आए तो इन दोनों का प्यार काफूर हो चुका था। दोनों को एक दूसरे से नफरत हो गई थी, और इसी नफरत की वजह से दोनों ने एक दूसरे से डिवोर्स ले लिया। अब दोनों अलग अलग हैं। जिस प्यार और शादी के लिए एक बेकसूर के खून की बलि, वो भी कामयाब नहीं हो पाया। और आज कानून के गुनहगार तो है ही हैं, दोनों एक दूसरे के लिए भी अब नहीं रहे। ये थी कहानी। अब कहानी खत्म करूं उससे पहले सिलसिला, आज ज़ैनब तबस्सुम, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे ज़ैनब। और सबूर अंसारी इनकी बहन, उन्होंने भेजा है। कृष्ण कुमार जी, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे कृष्ण कुमार जी। और ये कुसुम लता, कृष्ण कुमार जी की पत्नी है, इनका कल है बर्थडे, तो आपको भी एडवांस में हैप्पी बर्थडे कुसुम लता जी। और राहुल मिगलानी जी ने भेजा है, ये उनके माँ बाप हैं। तरुण एलियस पापे, मुझे खास तौर पे लिखा गया कि पापे ज़रूर बोलिएगा, तो आज इनका भी बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे तरुण एलियस पापे जी। और आस्था ने भेजा है, उनके हस्बैंड हैं, न्यू जर्सी में हैं, आजकल ये इंडिया आए हुए हैं, लेकिन पापे साहब यूएस में हैं। और इनका बर्थडे वैसे 8 को कल है, तो एडवांस में हैप्पी बर्थडे। इसके अलावा रेणुका कामले, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे रेणुका। और शंकर कामले इनकी वाइफ हैं। इसके अलावा भागवत फैमिली ने भी विश किया है मैनचेस्टर से। नमिता का भी जन्मदिन है आज, तो हैप्पी बर्थडे नमिता। और रोहन प्रांजपे, इन्होंने भेजा, इनकी पत्नी है। कुसुम लता जी, इनका भी बर्थडे है आज। और ये रोहल बल्कि मिगलानी, इनकी मम्मी है। सोमनाथ काले अहमदनगर से, और इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे सोमनाथ। ये मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ऑल द बेस्ट, आप पास हों, सक्सेस हों। DKM डाभी जी, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे डाभी जी। और प्रमार करण नागजन भाई, इनके दोस्त, उन्होंने भेजा है। इसके अलावा दीपक मदान ने एक स्टोरी की फरमाइश की है। मोहम्मद एहसान हैं। सत्यन रविदास हैं, और इनकी वाइफ के बारे में भी इन्होंने लिखा है कुछ, और थैंक यू आपके मेल के लिए। सागर टिपनिस हैं, एक स्टोरी की फरमाइश की है। सिद्धार्थ पुरकायस्थ हैं, और राजधानी एक्सप्रेस हाईजैक की कहानी सुनना चाहते हैं। इसके अलावा जय मेहता की स्टोरी की भी एक फरमाइश है। वेदपाल अरी के भी है एक, ये अजमेर स्कैंडल की कहानी सुनना चाहते हैं, जो ऑलरेडी मैं सुना चुका हूँ। इसके अलावा आभ्या ज्योति प्रधान, एक स्टोरी की फरमाइश इनकी तरफ से। प्रदीप राणा, कुलदीप सिंह, और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए बीच में कहानी नहीं सुन लेते, तो मैं भी चाहता हूँ कि जब तक यूपीएससी का आपका एग्जाम ना हो, आप फोकस उसी पे रखें। ऑल द बेस्ट, IFS बने, IAS बने, IPS बने, मेरी तमाम शुभकामनाएं आपके लिए। दीपक बैरागी और इनकी पत्नी लक्ष्मी बैरागी जी, आपका भी शुक्रिया। वाजिद सईद हैं, एक स्टोरी की फरमाइश की है। इसके अलावा राबिक मेनन शाह हैं। नागेश रुपोलू हैं, एक स्टोरी की फरमाइश की है। हुसैन सैफ हैं, उन्होंने पूछा ये जो फ़ोन रखा हुआ है पीछे असली है कि नकली है? बिल्कुल असली है, ये घंटी भी बजती है इसमें। इसके अलावा राहुल मिश्रा हैं। चरणजीत कार हैं, एक स्टोरी की फरमाइश की है। कुशाग्रा गर्वित हैं, एक स्टोरी की फरमाइश की है। मोहम्मद
अंसारी हैं अबू धाबी से, राजा हिसारिया हैं, एक स्टोरी की फरमाइश की है। इसके अलावा मोहम्मद शुएब अंसारी दुबई से, इन्होंने भी स्टोरी की फरमाइश की है। रनित चटर्जी हैं, हेमंत कुमार हैं बैंगलोर से, थैंक यू सो मच मेल के लिए। रजत जैन हैं, दिनेश बटेसर हैं, और इनका मैं बर्थडे भूल गया था तो कोई बात नहीं, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। अविनाश दुबे जी हैं, इसके अलावा प्रतीक सिंह हैं, श्याम हैं, शिवम बल्के और मयंक हैं। और ख़ास तौर पर मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, और थैंक यू बोलूँ उससे पहले कुछ नाम इनका ज़रूर ले लूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे इस बात का एहसास दिलाया है। प्रिंस शुक्ला, इसके अलावा अमृत चौधरी, प्रीतपाल सिंह और अंकित पटेल, इन लोगों ने ये लिखा है जो मैं पूरी तरह से एग्री करता हूँ, सहमत हूँ, कि कल की कहानी के दौरान मैंने उस पॉइजन का नाम बार बार लिया था जो एक लेडी डॉक्टर डेंटिस्ट ने अपने भाई और भतीजी को मारा था। तो इनका ये कहना था कि इस तरह से पॉइजन का नाम लेकर बहुत सारे ऐसे पॉइजन और जहर हैं जिसके बारे में आम लोगों को नहीं पता है, कई ऐसे क्रिमिनल भी हैं जिनको नहीं पता है। तो ऐसा करके शायद मैं उनको आगाह कर रहा हूँ और जानकारी दे रहा हूँ। प्रोफेशनली साइड में रखता हूँ, पर्सनली एक इंसान के नाते मुझे लगता है कि आप लोगों ने जो कहा है मैं उससे बिल्कुल एग्री और सहमत करता हूँ। मुझे नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे मैं बात प्रोफेशन की भी नहीं है, क्राइम रिपोर्टिंग की या फिर स्टोरी के फैक्ट्स की नहीं है। इन सब के बावजूद, एक क्राइम जर्नलिस्ट होने के बावजूद, पहले मैं एक इंसान हूँ, तो हमें उस नज़रिए से भी सामने वाले को देखना चाहिए। कहीं ना कहीं ये बात मुझे भी लगा कि शायद हाँ, मुझे जहर के नाम और इस तरह के, मतलब वो चीज़ें जो किसी को नुकसान पहुँचा सके, जो मैं उसको रास्ता दिखा रहा हूँ, वो नहीं करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच। कई बार हम लोग आप लोगों से भी सीखते हैं और मुझे आपने सिखाया, इसके लिए शुक्रिया। आइंदा जब भी मैं कोई ऐसी कहानी सुनाऊंगा और ऐसी चीज़ें आएंगी तो मैं कोशिश करूंगा कि वो चीज़ें ना हो जो किसी को आइडिया दे जाए। इसीलिए मैं क्राइम तक फैमिली से प्यार भी करता हूँ। तो थैंक यू सो मच। आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।